बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इम्तियाज हुसैन लेजेंड्स टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब हैं, जो राइटर भी हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिज्म से भी ताल्लुक़ है इनका। और आजकल ये अपना एक चैनल भी चला रहे हैं, उसके अंदर ये मुख्तलिफ कुरानी आयात जो है उनका तर्जमा और उसकी तफसीर भी उसका रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं। बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर ये बात करते रहते हैं। तो आप इनका चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहें। अभी आपने देखा कि बर्निंग जो है इशू जो है वो ज़्यादा जो आजकल चल रहा है वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और वो हुकूमत जो कि अभी अनाउंस हुई है, जिसका आज हलफ होना था, लेकिन आज हलफ उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। सुनने में तो ये आ रहा है कि जी वो कहते हैं हलफ के बगैर ही हम अब काम शुरू कर देंगे, ऐसा फॉर्मल हम वो हलफ नहीं उठाएंगे। तो आज एक चीज़ नई हैपनिंग हुई है जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने 7 रुकनी एक बेंच बनाया है। जो सानिया मॉडल टाउन, आपको याद है, बड़ा मशहूर वाक़या जिसमें कई लोग मारे गए थे, और मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, और मरकज़ में भी PMLN की हुकूमत थी। तो वो अभी तक पेंडिंग चला आ रहा था। तो अब वो 7 रुकनी बेंच बना दिया है, जो बहुत बड़ा बेंच है, और ये 14 सितंबर से रेगुलरली इसकी वो हीयरिंग करेगा। तो इसका मतलब ये कि उसका कोई ना कोई अब आउटकम आ जाएगा। इसी तरह जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो आजकल जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्या मकासद है, क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके ऊपर ज़रा बात हो जाएगी। और इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आजकल बर्निंग इशू है, इसके ऊपर भी हम डॉक्टर ज़िया साहब की जो है ज़ियाउल हक शमसी साहब की जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, और आज जितने अहम जो टॉपिक्स हैं जिसमें ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत है, इसके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। इसके ऊपर आप लिखते भी रहे हैं, आपके कॉलम भी इसके ऊपर आपने लिखे हैं। तो ये बताइए कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, अब जो नई हुकूमत बनी है क्या सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी। और दूसरा ये जो उन्होंने हलफ का ऐलान किया था, तो हलफ भी ख़त्म हो गया, दरमियान में रह गया। तो क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दावत दी आज इस अहम मौके पे। आज 9/11 है, और 20 साल पहले जो वाक़यात पेश आए थे, आज के दिन जिसपे तकरीबन पूरी दुनिया उस वक्त रोई थी, लेकिन बाद में कुछ मुबस्सिरीन की राय मुख्तलिफ थी, और लोगों ने कहा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी आलमी साजिश थी। लेकिन ये तो खैर जब अमरीकी डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा था, और उसमें भी हज़ारों लोगों की जान गई थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अंदोनाक वाक़यात पेश आए उसके बाद, जब अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने ये कहा कि यू आर विद अस और विदाउट अस। तो उसके बाद से आज तक पिछले 20 साल में लाखों अफगान मारे गए। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 80,000 लोग शहीद हुए, और अमेरिका ने कोई $2.5 ट्रिलियन खर्च करने के बाद जिस तरह वो यहाँ से गया है, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, अमेरिकाज़ लॉस्ट वॉर, द लॉन्गेस्ट एंड द लॉस्ट। तो इस दिन की मुनासबत से मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी है, अगर आपके पास वक्त है तो मैं अर्ज करूं। जी बिल्कुल जी, जी इरशाद फरमाएं। जी, उन्वान है वो 11 सितंबर थी या फिर 9/11। जी डॉक्टर, ये टाइटल मैंने इसलिए दिया है कि अगर 11 सितंबर कहें तो यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक दिन था, लेकिन जब 9/11 का टाइटल उसको दे दिया गया तो मुझे तो उसमें से साजिश की बू आने लगी। जी, लेकिन वक्त ही बताएगा कि आया साजिश थी या नहीं थी। अर्ज किया है कि दिल दुख रहा था मेरा, टकराए जब जहाज। दिल दुख रहा था मेरा, टकराए जब जहाज, लेकिन हुआ जो बाद में अल्लाह की पनाह। लेकिन हुआ जो बाद में अल्लाह की पनाह। ताकत का था घमंड, बम मारते रहे, कोई जगह नहीं छोड़ी डॉक्टर साहब इन्होंने। अस्पताल नहीं छोड़े, बारात नहीं छोड़ी, शादियां नहीं छोड़ी, मस्जिद नहीं छोड़े, मंदिर नहीं छोड़े, तमाम बारूद चेक किए वहां पे इन्होंने।
तोरा बोरा बना दिया पूरे मुल्क को जी। ताकत का था घमंड, बम मारते रहे, कोशिश बहुत की तुमने उनको मिटाने की। जब मैं उनको मिटाने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ तालिबान की बात नहीं कर रहा, मैं अफगान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। अफगानियों ने बहुत रेजिस्ट किया, बहुत बड़ी जद्दोजहद है उनका। बिल्कुल सही। था नाम लिया अल्लाह का, कुर्बान किए बंदे, फिर कहीं समझाया किसी खान ने तुमको। जी डॉक्टर साहब आप समझ गए होंगे यहाँ मैं खान किसे कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, इमरान खान कह रहे हैं आप। 2002 से इमरान खान उन्हें समझा रहा था कि भाई ये जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई आके रह सका हो, लेकिन वो नहीं माने। फिर कहीं समझाया किसी खान ने तुमको, ये वो जमीन नहीं जहां रह सका कोई। मुल्क छोड़ के भागे हैं, रहने थे जो आए। मुल्क छोड़ के भागे हैं, रहने थे जो आए। या रब सुकून चाहिए कुर्बे वतन में, या रब सुकून चाहिए कुर्बे वतन में। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि अफगानिस्तान में भी अमन हो और फिर पाकिस्तान में भी, क्योंकि जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा सफर करने वाला मुल्क है। जी जी बिल्कुल। जिसने अपनी अवाम को भी जो है तकलीफ पहुंची है, पाकिस्तानी अवाम को भी 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है, जवानों की, अफसरों की, बच्चों की। हमारे बच्चे भी मारे हैं जी उन्होंने। जी बेशक बेशक। जो हाइब्रिड वार हमारे ऊपर पिछले 20 साल से चल रही, सारे तो तजुर्बात किए उन्होंने, सारे तजुर्बात किए। आपके सवाल के जवाब में कि तालिबान की हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये कितनी देर पर होगी, जी दरअसल हमें अब उनको वक्त देना लाजिम है, हम पे, पूरी दुनिया पे लाजिम है कि उनको वक्त दें, क्योंकि 20 साल से वो गारों में से लड़ रहे थे। वैसे भी अभी उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, दुनिया के पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब देखें देखें, ईमानदारी की बात यह है कि 20 साल से वो गारों में से लड़ रहे थे, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो गवर्नेंस का रोल परफॉर्म करते। जी जी ठीक है ना। और गोरिल्ला वॉरफेयर में तो ये बात तय है, माओ ने बड़ा साफ कह दिया था आपसे कोई 80 साल पहले कि गोरिल्ला जो है वो सरवाइव ही करता है अपनी आवाम के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो अगर इनके पास आवाम की सपोर्ट ना होती तो ये कभी भी जंग नहीं जीत सकते थे। इतना सस्टेनेबल हो नहीं सकता था। बिल्कुल सही। हो नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था। 20 साल को मजाक नहीं है। और उससे पहले भी 20 साल, जिसमें से 9 साल जो है वो सोवियत यूनियन के कब्जे के थे और फिर बाद में सिविल वॉर के। तो अगर इतनी लंबी जंग करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप हम सब पे ये लाजिम है कि हम इनको थोड़ा सा वक्त दें। और इनके साथ मेरा एक कॉलम छपा है, नीड फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट विद द न्यू अफगान गवर्नमेंट। जी जी हमें प्रोडक्टिवली इनको एंगेज करना चाहिए, दुनिया की तमाम इंस्टीट्यूशंस को। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, रीजनल कंट्रीज को ऑन बोर्ड लिया है। ठीक है, चाइना को, रशिया को, ईरान को, टर्की को, तमाम, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब, ये सब हमतन गोश हैं और लगे हुए हैं इस कोशिश में। और मिलिट्री लीडरशिप आप जानते ही हैं, अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही DGISI वहां से होकर आए हैं। आर्मी चीफ ने अभी 2 दिन पहले 6 सितंबर की रात को तकरीर में भी यही कहा है कि भाई वक्त गुजर गया है लड़ाई का, अब हमें इनको वक्त देना चाहिए ताकि ये एक मुस्तहकम हुकूमत बना सकें। ये बात न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए और उनकी आवाम के लिए बेहतर है, बल्कि पूरे रीजन को इस्तेकाम दे सकती है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ये सिर्फ नाउ और नेवर की सिचुएशन में आ गया है अफगानिस्तान। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, रीजन, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ आपने देखा कि PMLN की जो लीडर हैं मरियम नवाज, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कल परसों जब इनकी पेशी हुई तो वहाँ पे इन्होंने प्रेस से खिताब किया और वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि हुकूमत पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। अब मुझे ये बताइए इंडिया की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नेशनलिज्म है। एक ऐसा शख्स जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है और अब भाग के लंदन में बैठा, उसकी बेटी ये कह रही है
कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अब ये जो है वो बात, ये वही नैरेटिव है जो इंडिया का है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि हो सकता है मैं बराह रास्त किसी सियासी मामले पे अपना तबसरा न कर सकूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से इस बात का खमियाजा भुगतता रहा है कि यहाँ पे मौजूद सियासी जमातें और उनकी लीडरशिप बराह रास्त पाकिस्तान को मुरीद इल्जाम ठहराती रही है बहुत सी बातों का। जबकि आप अगर दुनिया भर में देखें, अमेरिका में कोई अमेरिकी कभी भी ये नहीं कहेगा कि अमेरिका ने ये किया या अमेरिका फौज ने ये किया। वो जंग हार के गए हैं, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं कहा कि अमेरिकी फौज जंग हारी है। हर कोई ये कह रहा है कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना वो एग्जिट स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं अपनाई। ठीक है, उनके जो पिछले सदर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बाइडन पे यही तनकीद की। उन्होंने कहा जी मैं जिस हिसाब से मुआहदा किया था, मैं उस हिसाब से एग्जिट स्ट्रेटेजी अगर अपनाता तो शायद इस तरह एग्जिट ना होता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग फौरन मुंह खोल के पाकिस्तान को मुरीद इल्जाम ठहरा देते हैं हर उस चीज का जो दुनिया में कहीं भी हो रही हो। हमें इससे बात रहना चाहिए। स्टेट जो है ना, रियासत मुकद्दम है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, और अल्लाह का हुक्म भी है कि जो रियासत है रियासत होगी माँ जैसी। ये बात हम बहुत सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है बदकिस्मती से। हमें चाहिए कि हम रियासत के खिलाफ बात ना करें। आपको हुकूमत के खिलाफ बात करनी है, आपको लीडरशिप के खिलाफ बात करनी है, आप जरूर करें, लेकिन रियासत के खिलाफ और रियासत की इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात ना करें, क्योंकि रियासत की इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क कभी बात नहीं करता। आप भारत की मिसाल ले लें, वहां तो लोग हुकूमत के खिलाफ भी बात नहीं करते, खास तौर पे मोदी हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करता। क्या अक्सर हुआ है उनकी सियासत का अफगानिस्तान में? आज वो आइसोलेट होकर रह गए हैं। वो लोग जो हमको आइसोलेट करने निकले थे, आज वो खुद आइसोलेट हो गए। लेकिन आप जरा उनके मीडिया का किरदार देखें। उन्होंने अर्नाब जैसे लोगों को बिठाया हुआ है जो अपने चैनल पे हर वक्त मोदी सरकार को प्रेज करते रहते हैं, और उनका सिर्फ एक ही काम है, वो पाकिस्तान को गालियां देते रहते हैं। और बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये मुझसे हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त वो दौरा कर रहा है साउथ पंजाब का। रहीम यार खान आगे पीछे पब्लिक गैदरिंग से भी खिताब कर रहा है। और आप क्या समझते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं वहाँ पे? क्या इनको वहाँ पे कोई पजीराई मिलेगी? क्या इनका कोई वोट बैंक वहाँ पे है या बनने का इम्कान है, या इनके पास कोई टीम वहाँ पे मौजूद है जिसको ये चाह रहे हैं कि एक्टिवेट किया जाए? डॉक्टर साहब, मैं फिर यही अर्ज करूंगा कि सियासतदान का काम है सियासत करना, और वो सियासत नहीं होता जो खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठ जाए कि अच्छा जी अब तो हुकूमत किसी और की है, तो अब मैं 5 साल बाद काम करूंगा। तो मेरा ख्याल है इसी नजरिए के तहत तमाम सियासी लीडर अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, और ये उनका हक है, और अवाम का भी हक है कि वो जो क़यादत इस वक्त हुकूमत कर रही है उसको भी सुने, और जो लोग असेंबली में हस्बे इख्तिलाफ में बैठे हैं उनकी बात को भी सुने। तो मेरा ख्याल है ये कैंपेन उसी का हिस्सा है कि वो आउटरीच कर रहे हैं अवाम में, और इस जमाने में उस इलाके में उनका वोट बैंक रहा है और वो उसको रीएनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनका हक बनता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, चूंकि ये देखे ना जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, खातीन भी वहाँ पे शहीद हुई थी,
मर्द भी शहीद हुए थे, बल्कि कुछ हामला खातीन के बारे में, एक दो के बारे में भी खबरों में आता है कि वो भी वहाँ पे शहीद हुई। और उसके बाद मुख्तलिफ मौके पे GITs बनती रही इसके ऊपर, हाई कोर्ट के अंदर भी वो जाते रहे, हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होती रही, लेकिन फिर मामला ठप हो गया था। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है, जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं, उन्होंने 7 रुकनी बेंच बना दिया इसका, और ये बहुत बड़ा बेंच है, इसको हम फुल कोर्ट ही कहेंगे, फुल बेंच ही कहेंगे इसको ना। तो ये अब 14 सितंबर से इसकी हियरिंग शुरू करेगा। तो आपको लगता है कि अब ये एक्सपीडाइट करने जा रहे हैं, इंसाफ का जो तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। आप क्या कहते हैं इसको? डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, और बड़ी अच्छी निशानदेही की आपने मॉडल टाउन केस को उठा के, क्योंकि ये केस वाकई में कई साल गुजर जाने के बाद भी उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका जिनके साथ उस दिन ज्यादती हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुख्तलिफ तरीकों से इस केस को डिले किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये कदम इंतहाई अहसन है कि उन्होंने तकरीबन फुल कोर्ट, आपने बिल्कुल सही फरमाया, तकरीबन फुल कोर्ट बना दिया है। और 14 सितंबर से जब रोजाना की बुनियाद पे इसकी सुनवाई होगी, तो उम्मीद है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस वाक़े को यकीनन बड़े दुख के साथ पूरी दुनिया ने लाइव देखा था, और आज तक ये सवालिया निशान बना हुआ था हमारे अदालती निज़ाम पे कि इस वाक़े पे मुकम्मल तहकीक क्यों नहीं हो सकी और अदालती कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब ये केस मंतकी अंजाम पे भी पहुंचेगा, और जो लोग डिजर्व करते हैं कि उनको रिलीफ मिले, अल्लाह ताला उनको रिलीफ भी देगा। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके पास भी टाइम की कमी है और हमारा भी प्रोग्राम जो है कंक्लूड होने वाला है। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया है PTI गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर आपने देखा कि एक जो बैलेट, आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन है जिसके इस्तेमाल की बात हो रही है, और इसके साथ साथ जो है जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, उनको वोट का हक वगैरह देने की बात भी हो रही है। अब इसके ऊपर जो है सबसे पहले तो ये कि अपोजिशन जो है उसको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो शिकायत होती है जी कि इलेक्शन जो है उसके अंदर धांधली हुई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए। तो अगर शफाफियत के लिए कुछ स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेना चाह रही है, वो उसके ऊपर तो इनको वेलकम करना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों डरी हुई है अपोजिशन कि अगर ये अप्रूव हो गया तो ऐसी सूरत में उनको क्या नुकसान होने जा रहा है? जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं फिर वही कहूंगा कि अपोजिशन का काम है सियासत करना। जी जी अगर हुकूमत के कामों को मन्नो-अन तस्लीम कर ले अपोजिशन, तो वो ये कहते हैं कि भाई फिर अपोजिशन किस बात की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना? तो हुकूमत को यकीनन इस चीज का क्रेडिट जाएगा आने वाली नस्लों तक, अगर उन्होंने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा दिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन मुल्क में हो गया, तो ये क्रेडिट फिर हुकूमत को जाएगा और सारी उम्र उनके पास रहेगा। जैसा कि शायद अगर मैं मिसाल दूं कि इमरान खान साहब ने जब टेस्ट क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स इंट्रोड्यूस कराए, जी जी तो आज 30-35 साल गुजर जाने के बाद भी इसका क्रेडिट पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान को ही देती है। बेशक। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी अपोजिशन चाहेगी कि मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन की दाग बेल जो है वो इमरान खान डाल जाए? कभी भी नहीं चाहेगी। ठीक है, तो ये काम हुकूमत का है कि वो इदारों के साथ मिलके, यानी इलेक्शन कमीशन के साथ या अदलिया के साथ मिलके किस तरह इन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि ये वैसे तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन हुकूमत के वक्त का बड़ा रोल होता है इसमें, जी जी और हुकूमत वक्त इंश्योर करे कि उसके दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए जी जी और वो सबको काबिले कबूल हुए। बहुत सी चीजें हुकूमत ऐसे करती है जिसमें वो
अपोजिशन से कंसेंसस नहीं लेती, लेकिन फिर भी करती। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक ओपिनियन का एहतराम किया जाता है, जो कि करना चाहिए, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो डिसीजंस अनपॉपुलर होते हैं, लेकिन हुकूमत लेती है, क्योंकि उसे काराए जिंदगी भी चलाना है, मुल्क का नज्म ज़ब्त भी चलाना है। तो मेरी राय यही है कि हुकूमत को, चूंकि वो नेक नियति से अगर ये काम कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि वो नेक नियति से ये काम कर रहे हैं और हमें भी यही नजर आ रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही करवाएं। और जो वादा किया है हुकूमत वक्त ने एक्सपर्ट्स के साथ, गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ, वो वादा पूरा करें और उन्हें वोट का हक दें, क्योंकि उनके भेजे हुए पैसों से हुकूमत अपना नज़्म नस्क चला रही है, इसलिए उनका हक बनता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपको भी दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे और व्यूअर्स भी चाहेंगे कि आपके जो आरा हैं उन तक पहुंचती रहें। और नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने जो मेन जो 2-3 इम्पोर्टेंट जो इश्यूज थे, जो आजकल बर्निंग इश्यूज हैं या टॉक ऑफ द टाउन है जिसको हम कह लें, या टॉक ऑफ द वर्ल्ड कह लें, हमने कोशिश की कि इसका एक न्यूट्रल एनालिसिस किया जाए। और इसके साथ साथ हमने कुछ डोमेस्टिक इश्यूज को भी देखा, वो भी आजकल आपने देखा बर्निंग इश्यूज हैं और प्रेस और मीडिया के अंदर और हर सर्कल्स के अंदर उसको डिस्कस किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।